हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एस टी ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग नागरिक शास्त्र के एक रिवीजन क्लास को चला रहे हैं, जो इसका तीसरा पार्ट है, जो आपके जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा, टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीडीसी सभी परीक्षा के लिए काफ़ी हेल्पफुल वीडियो होगा। तो फ्रेंड, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए प्रश्न को शुरू करते हैं और आज का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, राज्य की अवधारणा निम्न कारकों में से किससे सम्मिलित प्रभाव का प्रतिफल थी? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पुनर्जागरण, धर्म सुधार आंदोलन व वाणिज्यिक क्रांति। ठीक है, पुनर्जागरण तथा धर्म सुधार आंदोलन ने जो है राष्ट्रीय राज्य के निर्माण में बौद्धिक और नैतिक पृष्ठभूमि तैयार कर दी थी, और औद्योगिक क्रांति के बाद जो है व्यापार के विस्तार के जो है लिए राष्ट्रीय राज्य की स्थापना एक अनिवार्य शर्त थी। और प्रशासनिक और वैधानिक एकता, राष्ट्रीय यातायात, राष्ट्रीय व्यवस्था और राष्ट्रीय बाजार की स्थापना के बिना जो है उत्पादन और वाणिज्यिक जो है ये संभव नहीं था। इसलिए सी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, राज्य की उत्पत्ति का सामाजिक संविदा सिद्धांत जिस सिद्धांत का खंडन करने के लिए विकसित हुआ वह था? तो दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत था। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। हाब्स, लॉक तथा रूसो की मत के जो है विस्तार में जो है विभिन्नता थी, परंतु इस परिकल्पना को सिद्ध करने के लिए वे समान सामग्री का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और राज्य दैवी उत्पत्ति नहीं है, अपितु यह लोगों की सहमति पर आधारित संघ है। अतः सामाजिक समझौता सिद्धांत ने दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत का खंडन किया और इस प्रयोजन के लिए जो है सही अस्त्र भी प्रदान किया गया था। तो ए ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। तीसरा नंबर प्रश्न है, दो सूची दिया गया है और एक तरफ जो है लेखक है और एक तरफ उनके द्वारा स्टेटमेंट है, तो इसको सही करना है आपका। तो रॉबर्ट नाजिक जो थे ये संबंधित थे एनार्की, स्टेट एंड यूटोपिया से। ठीक है, ये संबंधित थे, तो तीसरा सही हो जाएगा। और डी.एल. हॉफमैन जो थे ये दी वेलफेयर स्टेट से संबंधित थे। ठीक है, दी वेलफेयर स्टेट से संबंधित थे, तो दूसरा सही हो जाएगा। और टिटमस जो थे ये एसेज ऑन वेलफेयर स्टेट से संबंधित थे, एसेज ऑन वेलफेयर स्टेट से संबंधित थे, तो एक सही हो जाएगा। और अलेक्जेंडर दी एंट्रीब्ज ये किससे संबंधित थे? तो दी नेशनल ऑफ दी स्टेट से संबंधित थे। ठीक है, तो चार सही हो जाएगा। तो 3, 2, 1, 4 आपका सही हो जाएगा। तो कूट नंबर आपका बी में देख लीजिए, 3, 2, 1, 4, ए बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चौथा नंबर प्रश्न है, अरस्तु ने राज्य के विकास का वर्णन करने के लिए जिस पद्धति का प्रयोग किया वह थी, तो वह कौन सी पद्धति थी? तो पद्धति थी सो उद्देश्यपरक पद्धति। ठीक है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अरस्तु की राज्य उद्देश्य से संबंधित मान्यता उसके इस कथन पर आधारित है कि राज्य का जन्म मनुष्य की आवश्यकताओं के कारण हुआ है तथा उसका अस्तित्व श्रेष्ठ करने के लिए बना हुआ है। इस प्रकार अरस्तु ने राज्य के निर्माण के उसके उद्देश्य से जोड़ता है और उसने उद्देश्यपरक पद्धति अपनाकर राज्य के विकास का वर्णन किया है। तो डी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। पाँचवा नंबर प्रश्न है, दो सूची दिया गया है। ठीक है, एक तरफ विचारक हैं और उनके विचार हैं, तो इससे मिलान करना है। तो हाब्स का विचार क्या था? तो हाब्स का विचार था सामाजिक संविदा सिद्धांत। ठीक है, या राजनीतिक संविदा सिद्धांत कह सकते हैं, तो 4 सही हो जाएगा। ठीक है, और ओपेनहाइमर, ठीक है, ओपेनहाइमर क्या था? तो शक्ति सिद्धांत। तो ओपेनहाइमर जो है शक्ति सिद्धांत से संबंधित थे, तो 3 सही हो जाएगा। और सर हेनरी मैन ये जो है पित्रात्मक मूलक सिद्धांत से संबंधित थे। ठीक है, तो पित्रात्मक मूलक सिद्धांत से सही हो जाएगा, एक हो जाएगा। और जेम्स प्रथम जो थे, तो जेम्स प्रथम जो है ये दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत से संबंधित थे। ठीक है, तो 2 सही हो जाएगा। ठीक है, तो 4, 3, 1, 2 आपका सही हो जाएगा। तो किस कूट में है 4, 3, 2, 1? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 4, 3, 1, 2। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। छठवां नंबर प्रश्न है, सामाजिक संविदा सिद्धांत के अनुसार राज्य एक नैतिक संस्था है, राज्य एक मानवकृत संस्था है कि राज्य स्वाभाविक और है और आवश्यक भी है, राज्य की प्रकृति स्वाभाविक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सामाजिक संविदा सिद्धांत के अनुसार राज्य एक मानवकृत संस्था है। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा। सातवां नंबर प्रश्न है, जिस सामाजिक समझौता दार्शनिक ने प्राकृतिक अवस्था में 2 समझौतों को प्रतिपादन किया वह था, तो कौन था?
तो वो लॉक ने किया था। ठीक है, समझौते के बारे में लॉक का विचार बहुत स्पष्ट नहीं है। ठीक है, इस अस्पष्टता के कारण जो है लॉक के समझौते के संबंध में जो है लेखकों के दो मत प्रचलित हैं। कुछ लेखक के अनुसार लॉक की विचारधारा में दो समझौता पाए जाते हैं। पहला समझौता राज्य का आधार है और दूसरा सरकार का आधार है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 8वां नंबर प्रश्न है, संविदावादी विचारकों में कौन राज्य को प्राकृतिक अधिकारों से सीमित मानता है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लॉक ही। ठीक है, संभवतः लॉक संप्रभुता पर जितना जोर देता है उससे कहीं अधिक उसके ऊपर मर्यादा डालने पर ध्यान देता है। लॉक के दर्शन का मुख्य आधार व्यक्ति तथा उसके अधिकार हैं जो उसे प्राकृतिक अवस्था से ही प्राप्त है, जिनके द्वारा वह संप्रभुता को मर्यादित करता है। तो बी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। 9वां नंबर प्रश्न है, बहुलवादी विचारक सामान्यतः राज्य को मानते हैं। तो बहुलवादी विचारक किसको मानते हैं? तो संवासों का संवास इसको मानते हैं। एक विचारक थे लिंडसे। ठीक है, इन्होंने जो है राज्य को संगठन का संगठन, इसको संवासों का संवास भी कहा जाता है, इसको जो है कह सकते हैं आप संगठनों का संगठन। ठीक है, या कह सकते हैं साहचर्यों का साहचर्य मानते हैं। ठीक है, और फिगिस एवं बार्कर जो थे राज्य को समाजों का समाज और समुदायों का समुदाय मानते थे। तो बहुलवादी जो विचारक थे वो संवासों का संवास मानते थे राज्य को। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। 10वां नंबर प्रश्न है, यदि लेवियाथन इतिहास के मूलभूत सिद्धांत के रूप में निरुपयोगी है तो यह राजनीतिक सिद्धांत के रूप में भी निष्फल है। यह कथन किसका है? तो ये कहा था C.E. वाहन ने। ठीक है, C.E. वाहन ने कहा था कि लेवियाथन जो पुस्तक है, यदि लेवियाथन इतिहास के कुंजी के रूप में व्यर्थ रचना है तो राज्य के सिद्धांत के रूप में भी यह निष्फल प्रयास है। और समझौते द्वारा संगठित समाज किसी भी तरह समाज नहीं कहा जा सकता। परिणाम यह है कि जहाँ तक जो है राजनीतिक चिंतन के महत्वपूर्ण विकास का संबंध है, लेवियाथन या हाब्स का सिद्धांत जो है फलहीन है। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है, यदि संप्रभुता की संपूर्ण धारणा का परित्याग कर दिया जाए तो यह राजनीतिक विज्ञान के लिए अस्थायी रूप से लाभदायक सिद्ध होगा। निम्न में से यह किसके विचार हैं? तो ये विचार हैं आपके लास्की के। तो बी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? बहुलवादियों का मत है कि संप्रभुता निरपेक्ष है, तो ये वक्तव्य गलत है। रूसो नहीं हाब्स संप्रभुता का निरपेक्ष मानता है, तो ये भी गलत है। लॉक और रूसो का मत है कि संप्रभुता सीमित है, निरपेक्ष नहीं, तो ये भी गलत है। हाब्स और रूसो दोनों संप्रभुता का निरपेक्ष मानते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी आपका इसमें सही हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है, निम्न में जो है कौन संप्रभुता युक्त है? तो संप्रभुता युक्त संयुक्त राष्ट्र संघ, तो ये गलत है। एक संरक्षित राज्य, ये भी गलत है। एक संघात्मक राज्य जो होता है वो संप्रभुता युक्त होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। गैटल ने कहा था कि संघीय व्यवस्था में जो वस्तु विभाजित की जाती है वह प्रभुसत्ता नहीं है जो एक इकाई के रूप में संपूर्ण राज्य में निवास करती है, बल्कि इसकी विभिन्न शक्तियों का प्रयोग जो एक संवैधानिक प्रणाली के अनुरूप विभिन्न प्रशासनिक अंगों में बांट दी जाती है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है, लॉक द्वारा निरूपित प्राकृतिक अधिकारों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं अन्य सबको आत्मसात करने वाला है, तो कौन सा सबको आत्मसात करने वाला है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका संपत्ति का अधिकार। ठीक है, लॉक के दर्शन में संपत्ति का अधिकार जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण अधिकार माना गया है। यह अधिकार इतना महत्वपूर्ण है कि लॉक जीवन और स्वतंत्रता के अधिकारों को भी संपत्ति के अधिकार का भाग मान लेता है। ठीक है, तो इसलिए ए ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है, स्वतंत्रता और समानता का सर्वश्रेष्ठ सामंजस्य प्राप्त करना संभव है, तो किसके द्वारा? तो ये लोकतांत्रिक समाजवादी व्यवस्था में इसके द्वारा जो है स्वतंत्रता और समानता का सर्वश्रेष्ठ सामंजस्य प्राप्त करना संभव होता है। तो सी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है, किस सिद्धांत के अंतर्गत यह माना गया है कि अधिकार किसी समाज की प्रथाओं एवं परंपराओं का परिष्कृत रूप है? तो सही उत्तर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अधिकारों का ऐतिहासिक सिद्धांत। ठीक है, अधिकारों का ऐतिहासिक सिद्धांत के अनुसार जो है अधिक इतिहासकार जो है अधिकार जो है इतिहास के परिणाम होते हैं। वर्षों से जिन रीति रिवाजों का हम पालन कर रहे होते हैं वही रीति रिवाज अधिकार के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। तो आपका बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने समानता के विधिक आयाम की व्याख्या करने के लिए विधिक व्यक्तित्व की समानता की अवधारणा का प्रयोग किया? तो ये प्रयोग किया था आपका
अर्नेस्ट बार्कर ने, ठीक है। तो डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अर्नेस्ट बार्कर की एक पुस्तक थी प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी, जो 1951 में आई थी। इसके अंतर्गत उन्होंने राज्य का मूल सिद्धांत यह है कि वह हमें कानूनी व्यक्तित्व के एक जैसे मुखौटे पहना देता है। हम में चाहे जो भी विभिन्नताएं रही हों, कानून के समक्ष हम सबका जो है महत्व एक जैसा होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी इसमें सही हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने स्वतंत्रता को स्व आरोपित कर्तव्य भाव के परमादेश के अनुपालन के रूप में परिभाषित किया है? तो ये किया था कांट ने, ठीक है। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कांट का विचार था कि तर्क बुद्धि या विवेक मनुष्य के चरित्र का आधार तत्व है। इसकी प्रेरणा से वह सीखता है और प्रत्येक व्यक्ति को अपने आप में जो है साध्य माना जाए, किसी दूसरे के स्वार्थ की पूर्ति का साधन न माना जाए। तो बी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है, यहाँ पे 2 सूची दिया गया है। एक तरफ लेखक हैं, उनके पुस्तक हैं, तो इसको मिलान करना है। तो हेराल्ड पॉटर का कौन सा पुस्तक था? तो इनका पुस्तक था द क्वेस्ट ऑफ जस्टिस, तो 2 सही हो जाएगा। और डेविड मिलर का कौन सा पुस्तक था? तो सोशल जस्टिस था, ठीक है। तो बी में आपका 3 मिल जाएगा, ठीक है। डेविड मिलर का पुस्तक था सोशल जस्टिस। और सीके येलन का जो है एस्पेक्ट्स ऑफ जस्टिस था, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सी में चौथा सही हो जाएगा, 4 सही हो जाएगा। और उसके बाद जॉन रॉल्स का कौन सा पुस्तक था? ये थ्योरी ऑफ जस्टिस था, ये था जॉन रॉल्स का, ठीक है, पहला, ठीक है। तो 2, 3, 4, 1 आपका आंसर सही हो जाएगा। तो किस कोड में है आप लोग? 2, 3, 4, 1 सी में देख रहे हैं, ठीक है। तो सी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न है, उदारवादी सिद्धांत के अनुसार राज्य का कार्यक्षेत्र है तो कानून और व्यवस्था बनाए रखने तक सीमित है, तो ये भी सही है उदारवादी सिद्धांत का। न्याय, प्रशासन और बाह्य आक्रमणों से रक्षा भी इसमें शामिल की जा सकती है, तो ये भी सही है। इसमें स्वास्थ्य और शिक्षा भी शामिल किए जा सकते हैं, तो ये भी सही है। सामाजिक सुधार को इसमें सम्मिलित नहीं किया जा सकता, तो ऐसी बात नहीं है। सामाजिक समस्याओं के सुलझाने के लिए तथा स्वास्थ्य, अच्छे मकान, काम करने के घंटे निश्चित करना, काम के लिए उचित वातावरण संबंधी प्रबंध के लिए जो है राज्य के हस्तक्षेप का समर्थन किया। और ग्रीन ने जो है सामाजिक सुधार के कार्यों का केवल व्यवहारिक स्तर पर ही समर्थन नहीं किया, बल्कि उनको राज्य के अनिवार्य कार्यों के रूप में भी माना था, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन ये गलत हो जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे माना गया था, ठीक है। तो यहाँ पे 3 सही हो जाएगा, 1, 2 और 3, ठीक है। तो सी कूट आपका इसमें सही हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है, एक संतुष्ट शूकर की अपेक्षा एक असंतुष्ट मानव होना अधिक श्रेष्ठ है। संतुष्ट मूर्ख की अपेक्षा एक असंतुष्ट सुकरात होना अधिक श्रेष्ठ है। निम्नलिखित में से यह कथन किसका था? तो ये कहा था जॉन स्टुअर्ट मिल ने, ठीक है। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। जॉन स्टुअर्ट मिल जो है लिखता है, इस बात को मानना उपयोगितावादी सिद्धांत के अनुरूप ही है कि कुछ प्रकार के सुख अन्य प्रकार के सुखों से अधिक वांछनीय और महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो सी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है, उदारवाद का आधारभूत सिद्धांत है। तो उदारवाद का आधारभूत सिद्धांत है व्यक्तिगत स्वतंत्रता, ठीक है। तो ए ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न है, उदारवादी सिद्धांत के अनुसार राज्य किसी साध्य के लिए साधन है, स्वयं साध्य है, तो ये तो गलत हो जाएगा। अंशतः एक साधन और अंशतः एक साध्य है, तो ये भी गलत हो जाएगा। निसाध्य है, ये तो गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, किसी साध्य के लिए एक साधन है। आदर्शवादियों के अनुसार राज्य साध्य है, किंतु उदारवाद का मूल आधार व्यक्ति है और वे व्यक्ति के साध्य को मानकर ही आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है, राज्य का कार्य सज्जीवन के मार्ग में आने वाली बाधाओं को बाधित करना है, यह कथन किसका है? तो ये कथन प्रत्ययवादियों या आदर्शवादियों का है, ठीक है। ग्रीन के अनुसार राज्य का प्रमुख कर्तव्य है व्यक्ति द्वारा उसके व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास करना है। राज्य का कर्तव्य है कुछ ऐसी परिस्थितियों की व्यवस्था करना जिसके अंतर्गत जो है नैतिकता का विकास संभव हो सके। तो सी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न है, सभी राजनीतिक सिद्धांत राज्य को एक बुराई मानते हैं परंतु इनमें से एक अपवाद है, तो कौन सा अपवाद है? तो आदर्शवाद, ठीक है। मार्क्सवाद राज्य को जो है शोषण का पक्ष मानता है और अराजकतावाद जो है राज्य को अनावश्यक बुराई मानती है, ठीक है। और आदर्शवाद जो है राज्य को आवश्यक अच्छाई मानता है, ठीक है। तो सी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा।
26 नंबर प्रश्न है, मार्क्स राज्य को मानता था। तो मार्क्स जो था राज्य को एक वर्ग का हथियार मानता था। राज्य वर्ग का सिद्धांत मार्क्सवाद के जो है साथ जुड़ा है और इसके अनुसार राज्य पूरे समाज हित के साधन का स्रोत नहीं हो सकता, क्योंकि वह धनवान वर्ग के हित साधन का उपकरण है और उसी वर्ग के हितों को बढ़ावा देने के लिए वह निर्धन वर्ग का भरपूर शोषण करता है। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित विचारकों में से किसने यह कल्पना की थी कि अंततः राज्य विघटित हो जाएगा। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कार्ल मार्क्स। ठीक है। 28 नंबर प्रश्न है, कार्ल मार्क्स के निम्नलिखित रचनाओं में से किसमें उसके श्रम के प्रति उदासीनता संबंधी विचार मिलते हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इकोनॉमिक एंड फिलासफिक मैन्युस्क्रिप्ट्स ऑफ 1844। ठीक है, उसमें इन्होंने लिखा था, इसमें जो है कार्ल मार्क्स के जो है निम्नलिखित रचनाओं में से जो है इसमें श्रम के प्रति उदासीनता संबंधी विचार मिलते हैं। ठीक है, ये चारों बुक उसी के है, नहीं चारों नहीं है, ये है और दी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो है। तो बी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न है, मार्क्सवादियों के अनुसार राज्य की उत्पत्ति में किस कारक ने सबसे महत्वपूर्ण और निर्णयकारी भूमिका अदा की है। तो ये संपत्ति में। ठीक है, कृषि के आविष्कार तथा संपत्ति के जन्म के साथ उत्पादन के साधनों का स्वामी होने के कारण प्रभुत्व संपन्न वर्ग अस्तित्व में आया। अपने हितों की रक्षा के लिए उस वर्ग के शोषण व दमन में निहित थे जिसके पास उत्पादन के साधनों का जो है सामर्थ्य नहीं था। तो बी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न है, परिवार के उत्पत्ति, निजी संपत्ति एवं राज्य नामक पुस्तक किस विचारक ने लिखी थी। तो ये लिखा था एंजल्स ने। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न है, गांधी दर्शन में समाजवाद का विकल्प है। तो गांधी दर्शन में समाजवाद का विकल्प किस में है। तो वो सर्वोदय में है। ठीक है, सर्वोदय का शाब्दिक अर्थ है सबका उत्थान। यह गांधीवादी समाजवाद का सर्वाधिक उपयुक्त नाम है। यह एक नवीन दार्शनिक, सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक व्यवस्था का सिद्धांत है जिसका लक्ष्य है यह है कि सभी सुखी हों। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न है, अपनी पुस्तक प्रतिनिधिमूलक सरकार पर विचार में जे.एस. मिल प्रतिपादित करता है। तो मताधिकार को केवल उसको दिया जाना चाहिए जो लिख पढ़ सकते हैं और उन्हें प्रारंभिक गणित का ज्ञान है। तो ये भी कहा था। और मतदान गुप्त मतपत्र द्वारा नहीं होना चाहिए, ये भी कहा था। और उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों को एक से अधिक मत देने का अधिकार होना चाहिए, तो ये भी कहा था। ठीक है, तो उपरोक्त सभी ने मिल ने कहा था। ठीक है, प्रतिनिधिमूलक सरकार पर इन्होंने विचार जो प्रस्तुत किया था जे.एस. मिल ने। ठीक है, इसमें इन्होंने सभी बातों को कही थी। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विचारक ने व्यावसायिक हितों को प्रतिनिधित्व देने के उद्देश्य से एक राजनीतिक सदन और औद्योगिक सदन की स्थापना किए जाने का प्रस्ताव रखा था। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सिडनी व ब्रिटिश वैध ने। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, सिडनी एवं ब्रिटिश वैध ने। 34 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन दलों को आजकल वामपंथी दल कहा जाता है। तो भारतीय साम्यवादी दल है, इसको वामपंथी दल के नाम से जाना जाता है। और किसको, समाजवादी पार्टी इसको नहीं, कांग्रेस पार्टी इसको भी नहीं, फॉरवर्ड ब्लॉक को इसको भी जो है वामपंथी दल के नाम से जाना जाता है। और क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी। ठीक है, तो यहाँ पे 1, 4, 5 आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। 35 नंबर प्रश्न है, लॉबिंग की कार्यशैली अपनाई जाती है। तो लॉबिंग की कार्यशैली जो अपनाई जाती है वो दबाव समूहों द्वारा अपनाई जाती है। ठीक है, लॉबिंग जो है ये लॉबिंग शब्द से बना है। लॉबी का अर्थ है संसद भवन में लगा हुआ एक बरामदा। ठीक है, विधेयक के समर्थन अथवा विरोध करने के संगठित ढंग को लॉबिंग कहते हैं। इसका प्रारंभ अमेरिका से हुआ था और अमेरिका में जो है दबाव समूहों द्वारा जो है लॉबिंग की कार्यशैली अपनाई जाती है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न है, संवैधानिक शासन का अर्थ है। तो संविधानों के प्रावधानों के अनुरूप शासन तो गलत है, विधि का शासन गलत है, नागरिक अधिकार गलत है। तो यहाँ पे क्या पूछा है, संवैधानिक शासन, तो ये सीमित शासन है। ठीक है, तो 4 यहाँ पे आपका नहीं, देखिए यहाँ पे गलत हो जा रहा है। यहाँ पे पहले प्रश्न को पूरा देखिए। तो यहाँ पे संवैधानिक शासन का अर्थ है आपका
संविधानों के प्रावधानों के अनुरूप शासन, तो ये बिल्कुल सही है। यहाँ पे हम सोचें नहीं पूछ रहा है, तो यहाँ पे विधि का शासन ये भी सही हो जाएगा। नागरिक अधिकार जो है ये भी सही हो जाएगा, और सीमित शासन जो है ये भी सही हो जाएगा। ठीक है, तो संवैधानिक शासन के अंतर्गत ये चारों आ जाएंगे। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 1 2 3 4। 37 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित देश समूहों में किस देश समूह के देशों का संविधान एकात्मक है? तो ग्रेट ब्रिटेन, चीन और फ्रांस में जो है एकात्मक शासन संविधान है। ठीक है, एकात्मक संविधान ग्रेट ब्रिटेन, चीन और फ्रांस में है। एकात्मक शासन में जो होता है केंद्र तथा प्रांतों में वैधानिक दृष्टि से शक्तियों का कोई विभाजन नहीं होता है, अपितु सारी शक्तियां जो है केंद्र के ही पास होती हैं। वर्तमान समय में अगर देखा जाए, इंग्लैंड हुआ, जापान हुआ, नॉर्वे हुआ, स्वीडन हुआ, बेल्जियम हुआ, हॉलैंड हुआ, फ्रांस हुआ, इटली हुआ, ये यहाँ पे जो है एकात्मक शासन की व्यवस्था है। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न है, संघीय संविधान की सामान्य विशेषताओं की सूची नीचे दी गई है एवं अंत में दिए गए कोड की सहायता से उन विशेषताओं का चयन करना है। तो यहाँ पे आपका लिखित और दुष्परिवर्तनशील संविधान, तो यहाँ पे ये सही हो जाएगा। केंद्र और संवैधानिक इकाइयों की मध्य शक्ति का बंटवारा, तो ये भी सही हो जाएगा। और विधायिका और कार्यपालिका के मध्य शक्ति का पृथक्करण, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, और द्विसदनीय राष्ट्रीय विधानमंडल, तो ये भी सही हो जाएगा। ठीक है, तो 1 सही हो जाएगा, 2 सही हो जाएगा और आपका 4 सही हो जाएगा। ठीक है, तो आपका सही 4 सही हो जाएगा, सी नंबर सही हो जाएगा। और ये जो कहा है विधायिका और कार्यपालिका के मध्य शक्ति पृथक्करण, ये कहाँ पे होता है? तो ये अध्यक्षात्मक शासन की व्यवस्थाएं हैं जो अमेरिका में है। ठीक है, और ये जो तीनों हैं, पहला, दूसरा और चौथा, ये जो है संघात्मक की व्यवस्था है। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा। 39 नंबर प्रश्न है, अध्यक्षात्मक प्रणाली का कार्य सिद्धांत है। तो ये शक्तियों का पृथक्करण आप लोग जानते ही हैं। ठीक है, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 40 नंबर है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का जो है प्रमुख गुण कौन सा है? तो यह युद्ध और शांति काल दोनों में कुशल है, तो ये गलत है। यह कार्यकारिणी की स्थिरता सुनिश्चित करती है, तो ये सही है। ठीक है, ये आपका सही हो जाएगा। यह दल बदल के दोष से मुक्त है, तो ये ऐसा नहीं है मुक्त है, यह मितव्ययी है, तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इस शासन व्यवस्था में, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में जो है कार्यपालिका प्रधान एक निश्चित समय के लिए चुना जाता है। व्यवस्थापिका का निर्माण भी एक निश्चित समय के लिए होता है, और इस अवधि में के पूर्व जो है दोनों में से किसी को भी नहीं हटाया जा सकता। इस व्यवस्था के अंतर्गत जो है शासन में अस्थायित्व होने के कारण जो है दीर्घकालीन योजना बनाकर जो है ठीक प्रकार से जो है प्रशासनिक कार्य यहाँ पे किया जाता है। तो यहाँ पे भी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न है, संसदात्मक और अध्यक्षात्मक शासन प्रणालियों में भेद करने का मूल आधार क्या है? तो यहाँ पे मूल आधार यह है विधायिका एवं कार्यपालिका के पारस्परिक संबंध, यहाँ पे संबंध है। ठीक है, तो ये संसदात्मक और अध्यक्षात्मक शासन प्रणालियों में भेद करने का, क्योंकि यहाँ पे पारस्परिक संबंध हो जाता है संस्थात्मक में, और अध्यक्षात्मक में क्या हो जाएगा? शक्ति पृथक्करण हो जाएगा। दोनों में जो है विधायिका और कार्यपालिका में जो है पृथक्करण हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है मूल आधार है भेद करने का दोनों में, तो डी ऑप्शन सही होगा। 42 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत एक नियंत्रण बोर्ड की स्थापना का प्रावधान किया गया था, जिसके द्वारा ब्रिटिश सरकार भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के दीवानी, सैनिक एवं राजस्व संबंधी मामलों पर अपना पूर्ण नियंत्रण स्थापित कर सकती थी? तो ये किस एक्ट के तहत किया गया था? तो ये किया गया था आपका 1784 की पिट्स इंडिया एक्ट में। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। जो 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा जो है कंपनी के राजनीतिक दायित्वों के संपादन का भार जो है 6 सदस्यीय नियंत्रक मंडल को प्रदान किया गया था, और व्यापारिक कार्यों का प्रबंधन जो था कंपनी के संचालकों के हाथ ही में रहने दिया। एक मंत्री इस नियंत्रक मंडल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, और नियंत्रक मंडल को कंपनी के भारत सरकार के नाम के आदेशों एवं निर्देशों को स्वीकृति एवं अस्वीकृति करने का जो है अधिकार भी दिया गया था। तो बी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न है, देखिएगा, यदि कोई संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में पारित हो जाता है परंतु राज्यसभा उसे अस्वीकार कर देती है, तो परिणाम यह होगा। तो कौन सा परिणाम होता है? तो परिणाम होता है उस विधेयक का परित्याग करना होता है। ठीक है, उस विधेयक का जो है परित्याग करना होता है। तो पहला ही ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा।
संविधान संशोधन विधेयक के पारित करने की प्रक्रिया सामान्य विधेयकों से भिन्न है। अनुच्छेद 108 के 1 में यह कहा गया है कि संयुक्त अधिवेशन की प्रक्रिया सामान्य विधेयकों पर लागू होती हैं जो संविधान के भाग 5 के अध्याय 2 के अधीन है। ठीक है, यह संविधान के संशोधन के लिए जो है विधेयकों पर लागू नहीं होगी और उनके लिए जो है अनुच्छेद 268 के 2 में जो है स्वयं पूर्ण प्रक्रिया किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा को आयोजित और संगठित करने का विधिक अधिकार निम्न में से कौन सा था? तो सन 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। कैबिनेट मिशन योजना में जो है भारतीय संविधान सभा के गठित करने का सुझाव दिया गया था, किंतु इसका विधिक आधार ब्रिटिश संसद द्वारा पारित भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में ही इसको निहित किया गया था। तो इसलिए जो है ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान में जो है इनमें से किसका सर्वाधिक ऋणी है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, भारत शासन अधिनियम 1935 का। ठीक है, संविधान के अधिकतर बंदों को भारत शासन अधिनियम 1935 से स्वीकार करने से जो है नए संविधान का आकार बढ़ गया और 1935 का अधिनियम बहुत लंबा और ब्यौरेवार संविधान था। इस अधिनियम से उधार इसलिए लिया गया क्योंकि लोग जो है विद्यमान पद्धति से जो है परिचित हो गए थे। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस प्रावधान को संविधान की आत्मा कहा है? तो आप लोग जानते होंगे संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद जो 32 है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के राजनीति निर्देशक सिद्धांत देश के शासन के मूलभूत महत्व के हैं। तो ये सही है। न्यायालयों द्वारा लागू नहीं कराए जा सकते हैं। तो ये भी सही है। राज्य का कर्तव्य है कि विधि निर्माण में उनका सम्मान करे। तो ये भी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पहला दूसरा तीनों आपका सही हो जाएगा नीति निर्देशक तत्वों के सिद्धांत के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न है, दो सूची दिया गया है, एक तरफ विचारक हैं यहाँ पे और उनसे नीति निर्देशक सिद्धांतों की प्रकृति पर विचार किया था। तो पाणिक्कर जो थे, ठीक है, पाणिक्कर जो थे ये आर्थिक क्षेत्र में समाजवाद, ठीक है, आर्थिक क्षेत्र में समाजवाद के प्राकृतिक विचारों पर इन्होंने अपना सुझाव दिया था। तो 3 सही हो जाएगा। और अंबेडकर जो थे आर्थिक लोकतंत्र, ठीक है, आर्थिक लोकतंत्र पर इन्होंने अपना सुझाव दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे 4 सही हो जाएगा। और बी.एन. राव जो थे, ठीक है, बी.एन. राव जो थे ये नैतिक अनुदेशन से थे। ठीक है, तो 2 सही हो जाएगा। और जेनिंग्स जो थे पुण्य आकांक्षा, जेनिंग्स जो है ये पुण्य आकांक्षा से संबंधित थे। ठीक है, तो 3, 4, 2, 1 आपका कोड सही हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 3, 4, 2, 1 आपका ऑप्शन नंबर डी में सही हो रहा है। ठीक है, 3, 4, 2, 1, तो डी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के शोषण के विरुद्ध अधिकार का विस्तार निम्न प्रकार किया गया। तो किस प्रकार किया गया था? तो मानव का व्यापार में बेगार का निषेध, तो सही है। खतरनाक व्यवसायों में जो है बाल श्रम का निषेध, ये भी सही है। तो उपरोक्त दोनों आपका सही हो जाएगा। ठीक है, शोषण के विरुद्ध के अधिकार के तहत जो है अनुच्छेद 23 में मानव के दुर्व्यापार एवं बलात्श्रम का प्रतिषेध किया गया है। ठीक है, और अनुच्छेद 24 के तहत जो है कारखानों आदि में जो है बालकों के नियोजन का प्रतिषेध भी किया गया है। तो यहाँ पे दोनों आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न है, जिन राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है वहाँ विधान परिषद में मनोनीत सदस्यों का भाग कितना होता है? तो कुल होता है कुल सदस्यों का 1/6। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अनुच्छेद 171 के तहत किसी राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या 1/3 भाग राज्य की नगरपालिकाओं, जिला बोर्डों और अन्य ऐसे स्थानीय प्राधिकारों के निर्वाचक मंडलों द्वारा होगा। 12वां भाग राज्य में निवास करने वाले निर्वाचक मंडलों द्वारा निर्वाचित होगा, जो किसी जो है विश्वविद्यालय में कम से कम 3 वर्ष से स्नातक है। और 12वां भाग माध्यमिक पाठशालाओं जो है निम्न स्तर की शिक्षा संस्थाओं में जो है 3 वर्ष पढ़ने वाले शिक्षकों द्वारा निर्वाचित होगा। और 1/3 भाग जो है राज्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित होगा। और शेष 6ठा भाग जो है राज्यपाल द्वारा साहित्य और विज्ञान कलाकारी ये सबके
जो है इनको जो है मनोनीत करेगा कौन? राज्यपाल। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1/6 भाग जो है विधान परिषद में मनोनीत सदस्यों का भाग होगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन का हम लोग रिवीजन किए। कैसा लगा वीडियो कमेंट जरूर करके बताइएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।